अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हेड्रा कमीशन के बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद हुकूमत अदलिया से होगी रुजू। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मीडिया से बातचीत। हाईकोर्ट की जानिब से हेड्रा कमिश्नर वीरंगनाथ को हटाने के अहकाम का खैर मकदम। हुकूमत गरीबों के मकान ढाने की जिम्मेदार रेवंत रेड्डी का रोल हिटलर जैसा, बीआरएस लीडर डी श्रावण का इल्जाम। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत में आईटी शोबे में मुलाजिमतों की फराहमी कम हो गई, फीस रिम्बर्समेंट भी नहीं की गई, साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर का इल्जाम। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश, कई नदियां, नाले और तालाब लबरेज हो गए। हैदराबाद में भी हुई अच्छी बारिश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अमित शाह पर शदीद तनकीदें, कहा वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में आकर बैठने की नहीं रखते हिम्मत। और तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एतराज़ मुस्तरद, हम अपना फैसला खुद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। हेडलाइंस हमने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना की खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हेड्रा कमिश्नर के बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा और हुकूमत अदालत से रुजू होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में रेवंत ने इल्ज़ाम लगाया कि झील, तालाबों, सरकारी ज़मीनात और पार्क्स पर गैर मजाज कब्जे करने वाले हेड्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुमराहकुन दस्तावेज़ात के ज़रिए अदालत को गुमराह किया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की कोशिशें हुई। रेवंत ने कहा कि अगर तौहीन अदालत के मुकदमात की सूरत में अहदेदार को तब्दील करना ज़रूरी है तो साबिक़ में सुमेश कुमार के खिलाफ तौहीन अदालत के 400 मुकदमात थे, उस वक्त किसी ने तब्दीली की बात नहीं की। रेवंत ने वाज़ेह किया कि अहदेदारों की पोस्टिंग हुकूमत का इख्तियार है और किस अहदेदार को क्या पोस्टिंग दी जाए इसका फैसला हुकूमत करती है, इसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि गुमराहकुन मुकदमात का हुकूमत अदालत में सामना करेगी और अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। దొంగలంటారు, కబ్జా కోర్లు అంటారు, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంటారు. చెరువులను, నాలాలను, కుంటలను కబ్జా పెట్టుకొని ప్రభుత్వ భూములను, ప్రభుత్వ పార్కులను కబ్జాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టించి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటారు. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు ఉంటే అధికారులను మార్చాలనే నిబంధన ఉంటే గతంలో సోమేష్ కుమార్ మీద 400 కంటెంప్ట్ కేసులు ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఇవన్నీ ఏది మాట్లాడలే. ఒక అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క విచక్షణ అధికారం. ఆ విచక్షణ అధికారాన్ని ఎవరు గుంజుకోలేరు. కాబట్టి ఈరోజు తప్పుడు కేసులను న్యాయస్థానాల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. న్యాయస్థానాలలో ఎదుర్కొంటాం. హైడ్రా మంచి పనులు చేస్తుంది. మా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ద గ్రేటెస్ట్ రిఫార్మ్ ఈజ్ హైడ్రా. వీ హ్యావ్ ప్రొటెక్టెడ్ లేక్స్ అండ్ నాలాస్ అండ్ వాటర్ బాడీస్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ హైడ్రా. We are going to empower Hydra. Hydra is one of the best institution. We got appreciation from all over India. बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत पर हाईकोर्ट की जानिब से हेड्रा कमिश्नर वीरंगनाथ को हटाने से मुताल्लिक़ दिए गए अहकाम का खैर मकदम क्या है। उन्होंने कहा कि इस शोबे के आगाज़ से लेकर अब तक क्या सरगर्मियाँ अंजाम दी गई, इसके बारे में अदालती तहकीक़ात हों। बीआरएस लीडर डी श्रावण ने मीडिया से बातचीत में हुकूमत पर बुलडोज़र निज़ाम चलाने का इल्ज़ाम लगाया, एहतसाब की मांग की और कहा कि रेवंत रेड्डी हिटलर का रोल अदा कर रहे हैं और अब अदालत से भी हुकूमत को झटका लगा है, इससे सबक सीख लेना चाहिए। डी श्रावण ने कहा कि गरीबों के मकानात ढाए गए और हुकूमत को अब इनका मुआवजा देना चाहिए। There is a war taking place between the constitution and the arrogance and dictatorial governance of Mr. Revanth Reddy. Yesterday's High Court verdict is a tight slap not just on the IPS officer Mr. Ranganath, who is heading as a commissioner for a demolition machine called Hydra, but it is actually a tight slap on the face of the Chief Minister himself, who actually very openly embraced the Hitler ideology and then Hitler kind of governance and then set up entire Hydra machinery in the name of Hitler. And I think it's a slap on the face of the Revanth Reddy's government. We welcome this decision and we also appeal, because in the last 2.5 years, because of the mediocre governance and brutal dictatorial administration of Mr. Revanth Reddy through Hydra,
thousands of people have lost their houses. Their houses have been demolished and they become completely helpless. And for all those demolitions, in the light of the High Court judgment, government must pay compensation to all those victims who lost and whose houses were demolished by the Hydra. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत में IT शोबे में मुलाजमतों की फराहमी कम हो गई है। इस पर रेवंत रेड्डी को वजाहत देना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि BRS की साबिक़ हुकूमत पर कर्ज़ों के इल्ज़ाम लगाने वाले रेवंत रेड्डी खुद बताएं कि आखिर तेलंगाना में हुकूमत क्या कर रही है। हमने फ़ीस रीइंबर्समेंट दी, स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत तलबा के हक़ में भी कोई इक़दाम नहीं कर रही है। శాతగానోడు అసమర్థుడు చదంటారు కదా, చెల్లని నానానికి గీతలు ఎక్కువ, శాతగానోడికి మాటలు ఎక్కువ. మేము అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు 2014లో ఫీజు రింబర్స్మెంట్ బకాయిలు లేవా? ఇట్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ బ్రదర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ బకాయిలు నెక్స్ట్ ఇయర్ కడతాం, అరియర్స్ అంటారు వాటి. అది కామన్ ప్రాక్టీస్. అది గవర్నెన్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. గవర్నెన్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అది వరుసగా ఇప్పుడు మా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తర్వాత మా గవర్నమెంట్ వచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తర్వాత. మరి మాకు లేకుండానే 4,000 కోట్ల బకాయిలు కట్టినామా లేదా? 10 ఏళ్లలో 20,000 కోట్ల బకాయిలు కట్టినాం. ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలమైన కరోనా వల్ల ఎక్కడ పిల్లలకు బకాయిలు పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టలేదు. అదే మీరు మాట్లాడితే గత బకాయిలు ఉంటాయి కదా, పాత కొత్త రోల్ ఓవర్ కాకపోతే ఏమైతాయి? మేము అధికారంలోకి వచ్చినాడు 72,000 కోట్ల అప్పులతో రాష్ట్రాన్ని మాకు అప్పచెప్పినారు. మేము దిగిపోయినాడు 3,52,200 కోట్లు మొత్తం అప్పు. అందులో తీసేస్తే 72,000 తీస్తే మేము చేసింది 2,80,000 కోట్ల అప్పు. న్యాచురల్గా నీకు వస్తుంది కదా, నెక్స్ట్ ఆస్తి వస్తుంది, అప్పు వస్తుంది. మరి మేము అధికారంలోకి వచ్చినాడు మొదటి నెలలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ 4,000 కోట్లు, మేము దిగిపోయినాడు 18,500 కోట్లు. ఆస్తి పెంచాము, అప్పు కూడా కొంత పెరిగింది. కానీ దివ్యమైన రాష్ట్రాన్ని చేతిలో పెడితే నడపడం చేతగాక నోటికొచ్చిన మాగుడు ఇవాళ ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి. సమాధానం చెప్తాడా రేవంత్ రెడ్డి? ఎందుకు పోతున్నాయి? ఎందుకు? నీ ప్రభుత్వమే చెప్తుంది కదా, నేను చెప్పడం కాదు. గవర్నర్ అడ్రస్లో బట్టి విక్రమార్క గారి బడ్జెట్ అడ్రస్లో మీరే చెప్పారు 9,39,000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని. మరి 9,46,000 నుంచి 9,39,000కు ఎందుకు పడ్డాయి? మీరు ఐటీ హబ్బులు వాడుకోరు, జిల్లాల్లో మేము కట్టిన వాటిని వినియోగించుకోరు, అవి కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు కాబట్టి జీర్ణించుకోలేరు. మేమేం చేయాలి దాన్ని? कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर लीडर हेमंत राव ने पेपर लीक, राहुल गांधी के मौक़िफ़ और दीगर अमूर पर मीडिया से तफसीली बातचीत की। आइए देखते हैं उनके बयान का एक मुख्तसर सा हिस्सा। एनडीए सरकार जो नीट पेपर लीक हो जाने के बाद लाखों लोग कांग्रेस जनता पार्टी के नौजवानों ने देश भर में एक मूवमेंट चलाया। पार्लियामेंट चलते सो दिन लाखों लोग पार्लियामेंट करने आए, उनकी आवाज सुनाए, पुलिसों का लाठी खाए। उससे पहले तो बच्चे लीक होने की वजह से हमारी फ्यूचर खत्म होगा, उनके आत्महत्या कर लिए। और पुलिस के लाठीचार्जों ने लाठी खाए, थोड़े लोग गुजर भी गए, 21 लोग मरे। उसके बाद अब फाइनली देश भर में हंगामा होगा। अब ये सरकार बदनाम होगा। बच्चों की प्रेशर से हमारे अब वो मोरल रिस्पांसिबिलिटी बोल रहे हैं। मोरल रिस्पांसिबिलिटी कब होता? इंसिडेंट होने के बाद इमीडिएट लीकेज के इमीडिएट रिजिग्नेशन करे तो मोरल रिस्पांसिबिलिटी होता है। पहले जैसा माधवराव सिंधिया और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग जो रिस्पांसिबिलिटी मिनिस्टर है, जब भी रिजिग्नेशन का एक सिस्टम था हमारे पीरियड में। अब एक नया सिस्टम पूरा होने के बाद और जो इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई में इंडिया जीते सरकार अपना सम्मान कर लेने का मतलब है। ये नया सिस्टम बदल गया और नरेंद्र मोदी सर झुक के अभी आगे बढ़ेगा तो देश भर में हंगामा होता बोल के उनकी पार्टी के वास्ते, इज्जत के वास्ते रिजिग्नेशन करे तो उसको भी पार्लियामेंट में सम्मान करते। ये नया सिस्टम एनडीए का शुरू हुआ। ये लोग हंस रहे, अरे भाई कौन सा ऐसा बड़ा काम कर, इतने लोगों को बच्चों की जिंदगी खत्म हो गया, लोग मरे, आत्महत्या कर लिए, लाठीचार्ज करने के बाद पार्लियामेंट में उनको सम्मान करना, मैं तो समझ रहा हूँ ये नया मॉडल का
एनडीए सरकार नया मॉडल लोगों को बता रहे, लोग हंस रहे, अरे ये क्या है भाई, इतने बच्चों को खत्म करे, पेपर लीक हुआ, बच्चों की जिंदगी खत्म होने के बाद इतने दिन मूवमेंट लगा के 37 डेज मूवमेंट लगने के बाद वो प्रेशर को रिजिग्नेशन करे तो उनको भी पार्लियामेंट में सम्मान करना, ये हंसना या रोना, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। लोग हंस रहे, अरे ये कैसा रे सरकार है, कोई सिस्टम ही नहीं है, पार्लियामेंट में सम्मान करने का मतलब क्या हुआ भाई। बीजेपी तेलंगाना के लीडर शशिधर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए किसी किस्म की सहूलत नहीं देना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फैमिली सर्टिफिकेट देने के हवाले से तनकीदें की और इल्जामात भी लगाए और हुकूमती इक़दाम को कांग्रेस और मजलिस का वोट बैंक करार देने की कोशिश की है। The Telangana government has issued a government order on the 25th of this month, creating what they call the Telangana Family Register. It will be an electronic register, and anybody can apply for a family register certificate on the basis of a notarized application giving the details of their family, and the officials have been directed that once they apply, within 2 days such certificate should be given to the applicants. This is highly condemnable, and strangely there are other states like Madhya Pradesh, Himachal, and several other states, Haryana, where there are Parivar Parichay Patra, అనేటువంటి that kind of certificates are given. The purpose of those certificates is only for the sake of claiming government benefits. But strangely, this government order very specifically says that this will not confer any right for any claim for benefit from government schemes. So the only purpose of issuing this certificate is to help all those illegal, bogus voters, illegal people who are staying in Hyderabad and in Telangana illegally. The people from Bangladesh, the Rohingyas and Pakistan and other places who have no right to get enrolled, such people are being facilitated with this kind of a certificate, and this is something which we denounce in a very strong manner. Further, when the Election Commission started this process, this certificate was not in existence. This is done with a malafide intention of creating the vote bank for themselves, the ruling Congress party and the MIM together to create a vote bank for themselves. And this is something we are going to fight legally. And day after tomorrow, on Thursday, a delegation from here and along with some members of parliament will be meeting the Chief Election Commissioner in Delhi and request them that clear instructions should be given that none of these certificates should be taken into consideration at any stage, at any level, by anybody for the sake of SIR verification. Further, these certificates and whatever are the guidelines under which SIR is going to be continued, they should stick to that, and the process can be completed on the basis of existing documents that the Election Commission has specified. मदरसा आलिया सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर रहा और ये कदीम तरीन स्कूल है। 154 साल कबल 1872 में इसका क़याम सालार जंग अवल मीर तुराब अली खान ने कायम किया था। 2022 में आलिया स्कूल ने अपनी 150वीं सालगिरह तकारीब मनाई। एक ज़माने तक आलिया स्कूल का स्टूडेंट होना काबिल फ़ख्र समझा जाता था, लेकिन अब ये स्कूल इंतहाई कसम पुरसी और अफसोसनाक हालत का शिकार है। आइए देखते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फरमान और फ़हीम की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं आलिया के उस अहाते में जिसे देखकर मन विचलित, दुखी और कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी जाहिर होता है दिल की तरफ से। जिस कॉलेज की शहर में तूती बोलती थी, जिसमें एडमिशन के सपने
ख्वाब हर एक स्टूडेंट सजोए बैठा रहता था। आज उसी कॉलेज को देखकर ये महसूस होता है कि इस पे इसकी नजरअंदाजी कितनी ज्यादा की जा चुकी है, इस पे कितना ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है, कितना ज्यादा इसके तालीमी मेयार कितना ज्यादा गिर के आया है यहाँ का, जिसकी वजह से न इसके रेनोवेशन पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, न इसके तालीम पर, इसकी तालीम और तरबियत पर कहीं ध्यान दिया जा रहा है। आज हर एक शख्स इससे मुंह मोड़ चुका है, यहाँ से जुड़ने को कोई एक तैयार नहीं। कभी कभी वक्त ऐसा था कि लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए बेदार थे, यहाँ पर आने के लिए बेदार थे, लोगों का ख्वाब था आलिया। आज वही आलिया एक खामोशी के साथ अपनी सफर को जारी रखा हुआ है, एक खामोशी और एक परेशानी के साथ अपने सफर को जारी रखा है। इसी सिलसिले में पेश खिदमत थी हमारी ये रिपोर्ट। कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। शहर हैदराबाद के जुबलीस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलु रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। जरा के मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस की तहकीक में पता चला कि इंस्पेक्टर पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए आने वाली खातून का भरोसा हासिल करने के बाद मुबैना तौर पर उसे जिनसी तौर पर हिरासा किया। जाँच में मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर ने खातून के निजी वीडियोज़ बना कर मुबैना तौर पर उससे रकम भी वसूल की। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि कुछ अर्से तक श्रीनिवासुलु रेड्डी और मुतासरा खातून एक ही मकान में मुकीम रहे। बाद में खातून से पीछा छुड़ाने इंस्पेक्टर की जानिब से मुख्तलिफ कोशिशें किए जाने के भी इल्ज़ामात हैं। श्रीनिवासुलु रेड्डी के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात सामने आने के बाद महकमा जाती कार्रवाई की गई और उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात इस सिलसिले में जारी है। शहर हैदराबाद के पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे रोड पिलर नंबर 278 के करीब एक कार के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस अमला फौरी तौर पर हरकत में आ गया और आग बुझाने की कार्रवाई की गई। इस मौके पर इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई, ताहम इस वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और बाद मौसम की शदीद हवा के दबाव के असरात के बाद तेलंगाना भर में मुसलधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियाँ नदी और तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। कई मुकामात पर बारिश की शिद्दत से सड़कें बह गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। आबी ज़खायर भर गए। महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तेलंगाना में मुसलसल सैलाबी सूरत हाल ने अवाम को मुश्किलात से दो चार किया। ज़िले जगतियाल के कोरटला हल्के में रात से मुसलधार बारिश जारी है। शदीद बारिश की वजह से पुलवागू और पिदागलू नाले लबरेज होकर बह रहे हैं। मिटपल्ली और कोरटला के नशीबी इलाकों में गंदे पानी की नालियाँ भर जाने से सड़कें ज़ेर आब आ गई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी बारिश हुई। रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज दिन के औकात में भी कभी हल्की और कहीं तेज बारिश होती रही। और वाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। लोकसभा में एंटी पेपर लीक तरमीम बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनकीद की और कहा कि इस मुल्क के नाम नेहाद वज़ीर दाखिला में इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ कर पार्लियामेंट में बैठें। वो यहाँ इसलिए मौजूद नहीं क्योंकि वो डरे हुए हैं। राहुल ने कहा कि तलबा के एहतजाज के दौरान तालिब इल्म पर गोली चलाने का हुक्म अमित शाह ने दिया। उनके इस बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद बीजेपी के अरकान ने सख्त एतराज़ किया, जिसके बाद ऐवान में शदीद हंगामा भी देखा गया। Is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children,
the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience about facing the RSS, about facing Mr. Narendra Modi, about facing this group. The game is not about facing them. There's nothing in them. There's nothing in the RSS. The game is about facing your own fear. And that is what the students did. The students overcame their fear. The students challenged the idea that you could destroy them. They challenged the idea that you could destroy their career. They asked the question, why are you not allowing us to have jobs? They asked the question, why can we not fall in love with somebody we like? They asked the question, why do you attack different religions? They asked all these questions, and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. रुकन पार्लियामेंट हतबाद असद ओवैसी ने भी लोकसभा में एंटी पेपर लीक तरमीम बिल पर बहस के दौरान हिस्सा लिया। उन्होंने नौजवानों के एहतजाज की भी सफारिश की और हुकूमत को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए तनकीदों का निशाना बनाया। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि एआई का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए और एनटीए का चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस आईएएस क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने फायर नहीं लिया, नीट सीबीएस, यूजीसी नीट का सीबीएसई में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सूरदास ने कहा कि तमाम रियासतों बशमूल दिल्ली के तमाम एहतजाजों को रिहा किया जाए, वरना फिर हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद अगर एहतजाजी स्टूडेंट जेल या पुलिस की तहवील में रहते हैं तो हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे
एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा? देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के एतराज़ात को ठुकरा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स 1 में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई ये नहीं बता सकता कि हमें क्या फरोख्त करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि तुर्किया हमारा अजीम साथी रहा, तुर्क सदर अर्दोगान ने शाम में अच्छा काम किया। तुर्किया इसराइल और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पसंद नहीं करता, लेकिन तुर्किया अजीम और ताकतवर मुल्क है, उनके पास बहुत बड़ी ताकतवर फौज मौजूद है। तुर्किया हमारा इत्तेहादी है। ख्याल रहे कि रवा महीने ही तुर्किया में होने वाले नेटो सरबराही इजलास के मौके पर ट्रंप ने कहा था कि हम तुर्किया पर आयत पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तुर्किया को दोबारा F-35 तैयार फरोख्त करने के मामले पर गौर करेंगे। Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him? Look, Turkey's been a great ally for me. I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi.
but he is. They've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military. Has a lot of great equipment. अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से इराक़ में मुश्तरका हमलों और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौज को निशाना बनाने वाले ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किए जाने के बाद आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। $3 से ज़्यादा इजाफा हुआ। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87 से भी बढ़ चुकी है। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में तैनात अमेरिकी फ़ौज की जानिब मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिन्हें फ़िज़ा में तबाह किया गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदार इनक़लाब ने ऐलान किया कि उन्होंने उर्दून में वाक़ एक अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे और अमेरिकी सेंट्रल कमान के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। उधर सऊदी अरब ने कहा कि उसकी मुसल्लह फ़ौज ने अमेरिकी मरकज़ी कमान के ताउन से इराक़ में ईरान नवाज़ ग्रुपों के खिलाफ हमले किए। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि ग्रुप इसकी तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमलों में मुलविस थे। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हेडरा कमिश्नर के बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लेने के बाद हुकूमत अदलिया से होगी रुजू। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मीडिया से बातचीत। हाईकोर्ट की जानिब से हेडरा कमिश्नर वी रंगनाथ को हटाने के अहकामात का खैर मकदम। हुकूमत गरीबों के मकान ढाने की जिम्मेदार रेवंत रेड्डी का रोल हिटलर जैसा, BRS डी श्रावण का इल्ज़ाम। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत में IT शोबे में मुलाजिमतों की फराहमी कम हो गई। फीस रिम्बर्समेंट भी नहीं की गई, साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का इल्ज़ाम। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश, कई नदियां, नाले और तालाब लबरेज हो गए। हैदराबाद में भी हुई अच्छी बारिश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अमित शाह पर शदीद तनकीदें। कहा वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में आकर बैठने की नहीं रखते हिम्मत। और तुर्किया को F-35 तैयारों की फ़रोख्त पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एतराज़ मुस्तरद। हम अपना फैसला खुद करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।